दुनिया की तारीख में कुछ सवालात ऐसे हैं जो सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि तहकीक और समझबूझ भी मांगते हैं। इन्हीं सवालात में एक सवाल है कि हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा। इस सवाल के जवाब में न सिर्फ जुल्म की एक पूरी दास्तान है बल्कि सियासत, प्रोपेगेंडा, मुआशी तबाही, नस्ली नज़रियात और एक ऐसे दौर की तलखी भी पोशीदा है जब पूरे यूरोप में कौमें अपनी बका के लिए जंग लड़ रही थीं। हम जायज़ा लेंगे कि कैसे एक लीडर ने मुआशरे की कमज़ोरियों, जंग के खौफ और अवामी मायूसी को एक ख़ास गिरोह की तरफ मोड़ दिया। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक पूरा मुल्क एक ऐसे ख़तरनाक नज़रिए के पीछे खड़ा हो गया जिसने दुनिया को दूसरी जंग अज़ीम की तरफ धकेल दिया, यूरोप में तबाही मचाई और 60 लाख यहूदियों को बुरी तरह से कत्ल कर दिया। एडोल्फ हिटलर ने 1889 में ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे में जन्म लिया। हिटलर का वालिद एलोइस हिटलर एक सख्त मजाज और ज़ाब्ते का पाबंद आदमी था। वो अक्सर अपने बेटे से फौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त जैसा रवैया मांगता, गलती पर डांटता भी और मारपीट भी करता। इसके बरक्स उसकी माँ क्लारा बहुत नरम दिल थी। हिटलर अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि माँ की नरमी और बाप की सख्ती के दरमियान झूलते झूलते हिटलर एक ऐसी शख्सियत बन गया जो बाहर से ज़िद्दी और सख्त था और अंदर से हसास और जज्बाती। वो आर्टिस्ट बनना चाहता था मगर वियना आर्ट अकेडमी ने उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया। वियना में ही उसने पहली बार सियासत, कौमियत और नस्ल परस्ती जैसे नज़रियात को करीब से देखा। बाप हादसे में इंतकाल कर गया और माँ शदीद बीमारी से। वो बगैर घर, बगैर पैसों और मुस्तकबिल के एक बड़े शहर में अकेला रह चुका था। वो पेंटिंग्स बनाकर फ़रोख्त करता और नहायत तंग दस्ती में गुजारा करता। वियना उस वक़्त यूरोप की बड़ी सियासी बट्टी थी जहाँ कौम परस्ती, नस्ल परस्ती, यहूदी मुखालिफ नज़रियात, सोशलिस्ट सियासत, मुआशी बहरान हर जगह बहस का मौजू थे और इन्होंने हिटलर को मुतासर किया। 1930 में वो ऑस्ट्रिया छोड़कर जर्मनी चला गया। वो खुद को असल जर्मन समझता था। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ऐलान हुआ तो हिटलर सड़कों पर निकल आया। वो जज्बे में आर्मी में भर्ती होने चला गया और उसे कबूल भी कर लिया गया। जंग में जर्मनी और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन की गई जिसके तहत जर्मनी की फौज महदूद कर दी गई और काफ़ी सारी ज़मीन जर्मनी से छीन ली गई। जंग ने जर्मनी की मईशत को बुरी तरह मुतासर किया। नई हुकूमत ने भारी कर्जे लिए और महंगाई आसमानों को छूने लगी। लाखों फौजी मारे जा चुके थे। लोगों का हुकूमत पर से एतमाद उठ चुका था और शहरियों में दिन ब दिन गुस्सा बढ़ने लगा। उस तबाही ने हिटलर को एक बड़ा मौका दिया। वो जान गया कि अगर लोगों के जज्बात की सीमत दुरुस्त कर ली जाए तो वो खुद एक ताकतवर रहनुमा बनकर उभर सकता है। जंग ख़त्म होने के बाद वो रिटायर्ड फौजियों की तंजीमों और सियासी गिरोहों में सरगर्म हुआ। 1919 में उसने जर्मन वर्कर पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अपनी तकारीर और महारत से वो जल्द पार्टी का अहम रहनुमा बन गया। 1920 में पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी कर दिया गया और हिटलर को चीफ प्रोपेगेंडा मुकर्रर कर दिया गया। जंग के बाद वो यहूदियों को मुआशी बहरान का जिम्मेदार समझता था। वो समझता था कि यहूदी बैंकर्स और ताजर जर्मनी को इक्तिसादी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो आर्यन नस्ल को आला समझता था, यहूदियों को कम नस्ला, गैर मुल्की और नापाक समझता था। इसके अलावा वो इनको आलमी कम्युनिज्म और रूस में आने वाले बोल्शेविक रेवोल्यूशन का हिस्सा भी समझता था। उसके जहन में यहूदियों के लिए मजहबी तसब भी था। गो के हर मसले का बायस वो यहूदियों को ही समझता था। हिटलर ने छोटे बड़े इज्तिमात में बड़ी जशीली तकारीर की। पोस्टर्स और अखबारात के ज़रिए उसने यहूदियों को मुल्क का दुश्मन बनाकर पेश किया। वो हुकूमत में आकर मुल्क को अपने तरीके से चलाना चाहता था। नवंबर 1923 में हिटलर ने म्यूनिख पीटर्स हॉल में सियासी रहनुमाओं को गन पॉइंट पर काबू करने की कोशिश की, जिसका मकसद फौजी बगावत से हुकूमत पर कब्जा जमाना था। ये कोशिश नाकाम हुई। हिटलर समेत सब नाजी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
ہٹلر کو قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس دوران ہٹلر نے اپنی مشہور کتاب مائن کیمپ لکھی، جس میں اس نے اپنے نظریات اور سیاسی منصوبے تفصیل سے بیان کیے۔ جیل سے رہائی کے بعد ہٹلر نے فیصلہ کیا کہ فوری بغاوت درست راستہ نہیں ہے، وہ سیاسی نظام کا حصہ بن کر اوپر آئے گا۔ اس نے جلسے کیے، جوشیلی تقاریر کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ نازی پارٹی ہی جرمنوں کے مسائل کا حل ہے۔ صرف نازی پارٹی ہی پہلی جنگ عظیم میں خراب ہوئی عزت واپس لوٹا سکتی ہے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ ملک کے مسائل کے ذمہ دار یہودی، کمیونسٹ اور دوسرے دشمن ہیں۔ نازی پارٹی نے الیکشن میں ووٹ بینک بڑھایا اور 1932 میں وہ پارلیمنٹ میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھر آئی، اور پھر 30 جنوری 1933 کو ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ اس کے بعد یورپ ہر روز کچھ نیا، کچھ مختلف دیکھ رہا تھا۔ یہودیوں کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ اقتدار میں آ کر اس نے لا آف ریسٹوریشن آف پروفیشنل سول سروس پاس کیا اور یہودیوں کو گورنمنٹ جاب سے ہٹا دیا۔ ان کی کاروباری مارکیٹ کو محدود کر دیا۔ 1935 میں نورمبرگ لاز کی مدد سے اس نے یہودیوں سے جرمن سٹیزن شپ چھین لی۔ یہودیوں اور جرمنوں کے درمیان شادیوں کو بھی غیر قانونی قرار دیا۔ ہٹلر یہودیوں کو جرمنی کی تباہی کا اصل ذمہ دار سمجھتا تھا۔ 1938 میں اسٹیٹ لیول پر یہودیوں کے کاروبار، عبادت گاہیں اور گھروں پر حملے ہوئے۔ ہزاروں یہودیوں کو گرفتار اور قتل کیا گیا۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی اور نازیوں نے پولینڈ پر قبضہ کرنے کے بعد فائنل سلوشن کا آغاز کیا۔ انہوں نے گیٹوز بنائے۔ پولینڈ اور مشرقی یورپ میں لاکھوں یہودیوں کو وہاں قید کیا گیا، انہیں ورک کیمپوں میں بھیجا گیا۔ کئی یہودی بھوک، بیماریوں سے مارے گئے۔ وسیع پیمانے پر گیس چیمبرز کا استعمال کیا گیا۔ خواتین، بچوں اور بوڑھوں سب کو ہلاک کیا گیا۔ کاروباری مفادات ہو سکتے ہیں، لیکن آج تک کبھی کوئی بڑے شواہد نہیں ملے جہاں آپ مطمئن ہو کر یہ کہہ دیں کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی ہار کے یہودی اکلوتے ذمہ دار تھے۔ ہاں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہودیوں نے خلافت عثمانیہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یروشلم میں آباد ہونا چاہتے تھے اور پھر برطانیہ کی مدد سے وہ آباد ہو بھی گئے۔ ہٹلر کے ذہن میں ایک بات پک چکی تھی کہ جرمنی کی تباہی کے ذمہ دار یہودی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورتحال میں بھی کسی ریاست یا کسی فرد واحد کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ پاور میں آ کر کسی دوسری قوم کے 60 لاکھ لوگوں کو گیس چیمبرز اور کنسنٹریشن کیمپس میں رکھ کر بری طرح سے قتل کر دے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔